नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम डे पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी पैट 2023 के लिए हिस्ट्री की, तो उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये भी एक टॉपिक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसमें कहाँ कहाँ किस किसने विद्रोह किया, क्या क्या जो भी इम्पोर्टेंट उसके बारे में क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो आज सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की क्लास। 1800 रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब भूमिका 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। जब प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए उसमें। अब उसके बाद उनको लगने लगा कि भाई अब ठीक है, अब हम इसको कब्जा सकते हैं, यहाँ पे हम शासन कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपने उपनिवेश बनाने की भारत को शुरुआत की। उससे पहले भी वे काफ़ी अपने उपनिवेश बना चुके थे, जैसे कि अफ्रीका में और बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे। तो भारत में भी उनकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, देखो जो उनका प्रारंभिक उद्देश्य था अंग्रेजों का, वो था कि हम अपना लाभ कमाएं, व्यापार करें और ऐसे जाएं। मतलब व्यापार करना था, आर्थिक लाभ कमाना। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था, जो आगे चलकर भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाने तक केंद्रित हो गया। पहले तो उनको था कि भाई व्यापार करो और लाभ कमाओ, तो उन्होंने क्या करा, इस तरह की नीतियां अपनाई कि भारत को जो है ना कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। कच्चे माल का निर्यातक और पक्के माल का जो उससे प्रोडक्ट तैयार हुए उसका बाजार वहाँ पे करने लगे वे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगी। अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई तो हमारे लोगों के यहाँ की स्थितियाँ दयनीय होने लगी। ठीक है, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश जो था बहुत सक्षम था। मतलब हम खुद ही चीज़ें बनाते थे और खुद ही उनका उपयोग करते थे। अंग्रेजों ने क्या करा, हमें कच्चे माल का बाजार बना दिया और ऐसे कच्चे माल को बाहर ले जाने लगे और वहाँ से तैयार माल हमारे ही मार्केट में भेजने लगे। ठीक है, तो देखते चलो। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिससे नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन में कृषकों को मजबूर किया गया। देखो, अब कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारी कृषि करते थे लोग, उसमें हम अपना अनाज, खाने पीने की चीजें ये सब हम उगाते थे। अब उन्होंने सोचा ये वाणिज्य फसल तो है नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, किसानों को मजबूर किया क्या बना उगाने के लिए, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी। वही इनको कच्चा माल तैयार किया और उसको इंग्लैंड पहुंचाया। उस टाइम इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। इंग्लैंड पहुंचाया, इंग्लैंड से वहाँ से तैयार माल हुआ और माल तैयार करके हमारे ही देश में वापस लाए और हमारे यहाँ के मार्केट में बेचा। ठीक है, तो क्या करा, मजबूर किया जबरदस्ती, फोर्सफुली। ठीक है, कृषि के वाणिज्यीकरण से देखो खाद्यान्न में कमी आई। अब जो किसान अनाज उगाता था उसको उन्होंने जबरदस्ती कपास, नील, चाय, जूट ये उगाने लगे, तो खाद्यान्न में कमी आई, जिससे अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। बार बार अकाल आने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत कम ही ऐसी कंडीशन थी कभी अकाल आया हो। जब से अंग्रेज आए उसके बाद हमारे देश में अकाल पड़ने लगा। क्यों? जहाँ हम कृषि की फसलें उगाते थे उसके स्थान पर ये वाणिज्यिक फसलें उगाने लगे, जिससे कि बाहर बेच के पैसा कमा सके। ठीक है, परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 के एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। ठीक है, जब अकाल पड़ने लगा, लोगों को समझ में आने लगी भाई इन्होंने तो देश हमारा हमारा मतलब लोग, अकाल होने लगा और लोग मरने लगे भूख से, तो इसके प्रति क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति लोगों में ना भड़कने लगी हीन भावना। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बीज पड़ गए। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई कहाँ से शुरू हुआ ये देखते हैं। कब हुआ प्रारंभ? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। तो कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। बाद में धीरे धीरे इन शहरों तक भी फैल गया वो। ठीक है, चलो अब उसके हम देखते हैं मुख्य कारण क्या थे। जो विद्रोह हुआ था हमारा 1857 का, उसके मुख्य कारण क्या थे, किस वजह से विद्रोह हुआ। हम राजनीतिक कारण देखते हैं पहले, है ना। हमने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण वो सारे लिए हैं, तो हम देखते हैं पहले राजनीतिक कारण, किस कारण से ये विद्रोह हुआ। देखो, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत प्रमुख था। अब ये याद रखना, देखो लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, पैट में भले ही नहीं आ सकता है यहाँ। सहायक संधि किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। और व्यवगत का सिद्धांत, हड़प नीति जिसको बोलते हैं, हड़प नीति डलहौजी ने। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि ये थी कि ये क्या करते थे, अंग्रेज राजाओं से बात करके, संपर्क करके उनसे बोलते थे कि अपनी एक सेना हम तुम्हारे राज्य में रखेंगे। और किसके खर्चे पर रखेंगे? हम किसके? राजा के ही राज्य पे। जो राजा है वहाँ का, उसी के खर्चे पर अपनी सेना रखते थे और उससे पैसे भी लेते थे और उसको बदले में क्या देते थे कि हम तेरी सहायता करेंगे किसी दूसरे से, अगर तुम्हारा युद्ध होगा तो वो सहायक संधि थी। अब इससे कोई राजा
अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर तो लेते थे, मगर उनकी स्वतंत्रता छीन हो जाती थी, छिन जाती थी, उन्हें पता नहीं चलता था कि हुआ क्या उनके साथ। ठीक है, अब धीरे धीरे जब उनको समझ में आने लगा तब उनको विद्रोह की भावना जगने लगी कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। और डलहौजी क्या करता है, व्यवगत का सिद्धांत, हड़प नीति, बहुत सारे तरीके अपनाए डलहौजी ने राज्य को हड़पने के। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। कौन सी? हड़प नीति। ठीक है, अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेज राज्य में कर दिया जाता था। कहने का मतलब यह है, क्या करता था डलहौजी, अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ आज ही प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, किसी के पुत्र संतान नहीं होती तो हम गोद ले लेते हैं संतान को। ठीक है, तो डलहौजी ने क्या किया, भाई किसी के संतान नहीं है तो वो गोद नहीं लेगा। अब गोद नहीं लेगा तो उसका राज्य अपने आप में हड़प लेता था। उसको भी इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि जो पहले से कभी स्वतंत्र थे, ठीक, तो उनसे जो कर नहीं देते थे, कभी मुगलों के भी अधीन नहीं रहे हुए, एक तो वो थे। एक वो थे कि जो अंग्रेजों की सहायता से ये आज़ाद हुए हुए राज्य और उनको कर देते थे। एक वो थे कि जिनको सीधे अंग्रेजों ने ही बनाया जिन राज्यों को, तो जिनको अंग्रेजों ने ही बनाया था उनको अंग्रेजों ने क्या किया, भाई तुम गोद नहीं ले सकते। डलहौजी ने ये नियम बनाया कि भाई जो जिसके कोई पुत्र नहीं है, अपनी स्वयं की संतान नहीं है, तो वो गोद संतान नहीं ले सकता। अब नहीं ले सकता तो उसका राज्य हड़प लेता था। देखो वही लिख रहा है, हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी मतलब खुद की संतान नहीं होने पर राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाता था। तो ये 2 ज्यादा इंपोर्टेंट थे। क्या? एक तो सहायक संधि और एक डलहौजी की हड़प नीति। तो इससे भी जनाक्रोश फैला राजाओं के अंदर, जनता के अंदर। ठीक है, चलिए दूसरा, डलहौजी द्वारा जो हमने अब देखेंगे हम, डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम कि डलहौजी ने कौन कौन से राज्य कब विलय किए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा क्या था? सतारा। ये पूछा जाता है, हड़प नीति के अंतर्गत शिकार होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था डलहौजी का? सतारा, 1848 में। फिर जैतपुर था, संबलपुर 1849 में। ठीक, उसके बाद नागपुर 54 में, करौली 55 में और अवध 56 में। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो अवध याद रखना, अवध का विलय आता है। ये अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। और सतारा का 1848 में। सतारा इसलिए याद रखना है, सबसे पहला राज्य था जो विलय हुआ था, और सबसे आखिरी में जो था अवध था। और किस सन में? 1856 में। इसका तुम्हें ना सन भी याद रखना है, ये आया हुआ है। हड़प नीति के तहत अवध का विलय कब किया गया था? 1856 में। ठीक, चलो, रियासतों के विलय के अतिरिक्त ये काम तो चल ही रहे थे अंग्रेजों द्वारा। पेशवा जो थे हमारे मराठा, नाना साहब की पेंशन रोक दी जाने का विषय भी असंतोष का कारण किया। इन्होंने क्या करा, अब कोई पेशवा नहीं, उसकी पेंशन वेंशन अब उसे कुछ नहीं दी जाएगी, तो ये भी असंतोष का कारण बना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक, चलो 3 कारण मैंने आपको बताए। एक तो उनकी सहायक संधि, हड़प नीति, ठीक है, और उसके बाद ये पेशवा की पेंशन का रोक दिया जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रशासनिक कारण। वो थे राजनीतिक कारण, अब देखेंगे हम प्रशासनिक कारण कि किस वजह से भाई ये स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ हमारा। मतलब अंग्रेजों ने क्या करा, भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। भेदभाव तो ये करते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे और हमारे इंडियन को हमें हीन भावना से देखते थे। ये सोचते थे कि भाई ये कुछ जानते नहीं है, मतलब हमको हीन भावना से ही देखते थे। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। कोई जैसा आजकल IAS IPS बड़े अधिकारी जो होते थे उस समय भी, उस पर कोई भारतीय व्यक्ति आसीन नहीं हो सकता था, अंग्रेज ही हो सकता था। तो इससे भी लोगों में हीन भावना पैदा हुई। ठीक है, चलिए, अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवा हेतु अयोग्य मानते थे। मैंने बोला ना आपको, ये अयोग्य मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। हमें तो ये जाहिल गंवार, वनों में रहने वाले, सांप सलिंडे खाने वाले, उस तरह के लोग हमें मानते थे, जाहिल जिसे बोलते हैं। अब इन सब बातों से शुद्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो गया, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब भाई तुम किसी के साथ भेदभाव करोगे, उनको हमेशा हीन भावना से देखोगे, धीरे धीरे लोग समझने लगे। तो इससे अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर ना आक्रोश पैदा हुआ, जो 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। ये इसके हम कारण पढ़ रहे हैं, कौन से? राजनीतिक कारण। ठीक है, चलिए, प्रशासनिक कारण सुनो। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। जो न्याय प्रणाली थी उसमें भी अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। क्या सोचते थे कि देखो कोई अंग्रेज है, वो तो मुकदमा सुन सकता है कोई जज भारतीयों के खिलाफ, मगर कोई भारतीय जज किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना सकता, नहीं उसके खिलाफ कोई ऑर्डर मतलब सजा नहीं सुना सकता था। देखो, अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे।
भारतीय जज किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। समझो मेरी बात, देखो कि कोई भारतीय जज हो है, कितना भी इंटेलिजेंट है, अच्छे पद पर भी है, तो वो किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता था। मुकदमा लड़ना कह रहा हूँ, सॉरी, कोई उसका सजा नहीं सुना सकता था, और जज अंग्रेज है वो सुना सकता था। तो ये सब देख के भी लोगों के मन में हीन भावना जागृत हुई कि भाई ये क्या तरीका है यार, कि भाई अगर अंग्रेज है तो वो तो सजा सुना देगा, और जो इंडियन है वो नहीं सुना सकता। ठीक है, अंग्रेजों की न्याय प्रणाली जो थी बहुत पक्षपातपूर्ण थी, वो चली रहा है पता आपको, पक्षपातपूर्ण थी, बहुत लंबी दीर्घावधिक थी, जैसा अभी भी है। हमारे देश की न्याय प्रणाली आज भी बहुत इतनी खर्चीली और लंबी है। कई बार क्या होता है कि कैदी जेल में बंद होता है, उसकी सुनवाई की उसकी तारीख की डेट नहीं आती और वो मर जाता है, मतलब वो मर गया, उसके मुकदमे की सुनवाई का नंबर ही नहीं आया। इतनी अभी भी, क्योंकि हमने अंग्रेजों से लिए हैं सब चीजें। आज भी ऐसी है हमारी जो न्याय प्रणाली है। ठीक है, कैसी है हमारी न्याय प्रणाली? एक मकड़ी के जाल की तरह है। वो जैसे कि मकड़ी का जाल होता है, कोई बड़ा जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये तो उसको फाड़ कर निकल जाते हैं, मगर मक्खी, मच्छर, हम जैसे आम लोग फंस जाते हैं उसमें। आज भी हमारे देश की प्रणाली ऐसी है, न्याय प्रणाली। ठीक है, अंग्रेजों से ली गई है ना। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना। ठीक, अब देखो डलहौजी ने क्या किया, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि जब्त कर ली। जो तंजौर और कर्नाटक के नवाब थे, मतलब हर तरफ हड़कंप मचा रखा था डलहौजी ने, नॉर्थ से लेकर ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब जगह। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली बैठता था, बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा कि भाई निकल, अब बहुत दिनों तक तुमने शासन कर लिया, अब कोई नवाब ववाब नहीं है, अब कोई राजा नहीं। उससे बोला मुगल बादशाह से, बहादुर शाह से, कि अब लाल किला खाली कर। ठीक है, लाल किला खाली करने को कहा, और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी अब मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे, बस केवल क्या कहलाएंगे, राजा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोही का साथ दिया। भाई जब तुम उनके बारे में ऐसा कि भाई तो खाली करने के लिए बोल रहे हो उनके राजा को, है ना, मुगल सम्राट को, और बोला कि अब जो भी मुगलों के बच्चे पैदा होंगे वो मुगल सम्राट नहीं होंगे, उनके उत्तराधिकारी जो होंगे वो केवल राजा होंगे। तो क्या हुआ, जब क्रांति हुई तो मुगलों ने भी उनका साथ दिया। ठीक है, तो ये सब कारण थे। देखो, प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया। धर्म को, योग्यता से मतलब नहीं धर्म, वो भी कौन सा धर्म, अगर कोई ईसाई धर्म वाला है तो ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई। देखो, जिससे ईसाइयतों की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ। अब लोगों को लगने लगा कि भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगा कि भाई ईसाई बन जाने से हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आज भी चलता है वो काम, मिशनरी आज भी ये काम करती हैं। इधर ट्राइबल एरिया में हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उनमें आज भी ये चलता है, मगर सरकार इस पर ध्यान बहुत कम देती है, या देती भी है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, जिससे आम जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अगर तुम धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करोगे तो भाई विद्रोह की भावना तो उत्पन्न होगी। तो ये सब कारण थे। और क्या था, 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध का मतलब 1750 के आसपास, ठीक है, में अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासन तंत्र की पोल खोल दी। पहले लोगों को लग रहा था कि अच्छे हैं ये, हमें अच्छे से काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है। जब बार बार अकाल पड़ते रहे तब लोगों की आंख खुली कि भाई इनकी ऐसी कैसी नीतियां है कि जो बार बार अकाल पड़ते हैं। पता है, लाखों कई लाख लोग मर जाते थे अकाल के कारण। इस तरह की नीति अंग्रेजों ने अपना रखी थी। तो ये सब कारण थे कि जिससे कि 1857 का विद्रोह को उन्होंने हवा दी और विद्रोह फूट पड़ा। हमने देखो प्रशासनिक कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए, अब हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखो, सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब अंग्रेजों को लगता था कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ थी भी गलत। वैसे देखो, जो चीज गलत है वो गलत थी, मैं भी मानता हूँ। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, बहुपत्नी प्रथा थी, ये सब कुप्रथा थी। आज भी कुप्रथा है, कहीं कहीं अभी भी बाल विवाह होता है, मगर ये कुप्रथा थी। अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। देखो, कुछ चीज तो बढ़िया करी है उन्होंने भी। सती प्रथा, पता कहाँ का न्याय था ये? किसी अगर स्त्री का पति मर गया तो उसको जबरदस्ती सती बना दिया, जला दिया उसको जिंदा, है ना। अगर ऐसा था तो आदमी को भी जलाना चाहिए था। कि किसी की वाइफ अगर पत्नी मर गई है तो उसके घर वाले को भी सता बनना चाहिए था, नहीं ना। तो कुछ चीजें तो उनकी ठीक थी, तो इससे क्या लगा, मगर जो रूढ़िवादी लोग थे उनको लगा कि यार हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो भैया उनमें भी विद्रोह की भावना का, वे भी विद्रोह में शामिल हो गए। उनको भी ऐसा लगने लगा कि ये तो हमारा धर्म नष्ट कर देंगे अब। ठीक है, चलो 1850 में आए धार्मिक निर्योगिता अधिनियम। ये याद रखना कब आया था, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। धार्मिक निर्योगिता अधिनियम कब आया था? 1850 में। ठीक है, द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया।
एक नियम आया धार्मिक नियोजिता अधिनियम 1850 में। उसमें क्या था, अगर कोई भी आदमी ईसाई धर्म को अगर अपनाता है, उसको ग्रहण करता है, तो जो उसकी पैतृक संपत्ति है उसको उसमें अधिकार मिलेगा, उसी की हो जाएगी वो। इससे हिंदू लोगों में भाई भावना भड़क गई कि भाई ये क्या तरीका है, मतलब ये तो गलत बात है। इससे क्या हुआ कि ईसाई धर्म के प्रति लोगों का रुझान हुआ और वो धर्मांतरण करने लगे कि भाई ठीक है, पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। तो ये भी एक कारण था, समझ गए, ठीक है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें क्या करा इन्होंने, ईसाई मिशनरी जो थी उनको कह दिया कि आओ और यहाँ धर्मांतरण करो, प्रचार प्रसार करो ईसाइयत का। देखो 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया था। बोला गया कि आओ और करो, बढ़ावा दिया गया उनको, धर्मांतरण करवाओ। और उन्होंने किस किस का करवाया, देखो मैं आपसे बोल रहा था बेरोजगारों का, जो बेरोजगार थे उन्हें कुछ नहीं, मतलब कोई रोजगार का साधन नहीं, कुछ पैसों का लालच दिया, कुछ खाने पीने का लालच दिया, किसी को नौकरी का लालच दिया, भाई उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया। भेदभाव, जिसका पति नहीं है बेचारी का, वो बेवा, उसको जनजाति में आपसे बता ट्राइबल एरिया आज भी होता है काम। अनाथ, जिसका कोई नहीं, उसका धर्मांतरण करा दिया। ये सब चीजें देख के हमारे हिंदू समाज के लोगों को, इनको ये लगा कि यार ये तो मतलब आक्रोश बढ़ता गया अंग्रेजों के प्रति। कोई एक कारण नहीं था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, बहुत सारे कारण थे जो हम आप देख रहे हैं बार बार, ठीक है। देखो 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इससे पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा व नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई, के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। देखो ये काम तो उन्होंने अच्छा करा, ये याद रखना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। और किसके टाइम में आया था? डलहौजी के। ये आता है, इंपॉर्टेंट है ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के टाइम में, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सती प्रथा पर रोक लगाई। देखो बहुत अच्छी बात थी, ये अच्छा काम था। दास प्रथा पर रोक लगाई, ये भी अच्छा काम था। नरबली प्रथा पर रोक लगाई, ये भी अच्छा था। नरबली प्रथा जो थी ना, ज्यादातर खोंड जनजाति होती है, खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित थी। और नरबली भी किसकी बलि देते थे? जो गांव का सबसे स्वस्थ, बलिष्ठ, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होता था, उसकी बलि दी जाती थी। खोंड जनजाति में स्वस्थ होना, बलिष्ठ होना, ये तो बहुत ही गुनाह वाली बात थी। देखो जो सबसे, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये चीजें, नरबली प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलित थी, और जो सबसे स्वस्थ होता था ना, ताकतवर, उसकी बलि देते थे। तो कुछ काम तो इनके अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने खुद नहीं इसमें ध्यान दिया है। हमारे यहाँ के बहुत समाज सुधारक हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे काफी सारे लोग थे, उन्होंने, उनके प्रयासों के बाद ये सब चीजें बंद हुई हैं। और ये सती प्रथा जो है किसके टाइम पे बंद हुई है? ये विलियम बेंटिक के टाइम पे। और कब? 1829 में। 1839 से, सारी या तो 1839 है या 1829, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ये विलियम बेंटिक के टाइम में ये बंद हुई थी, ठीक है। तो कुछ काम इन्होंने अच्छे भी करे थे, ऐसे नहीं थे। चलो, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। जो हमारी पहले से चली आ रही शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेज उसको बेकार मानते थे, तो इन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली इसमें हमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो जो हमारे पहले के समर्थक थे शिक्षा के पुराने, उन्होंने विद्रोह किया। भाई कैसा है, कोई भी चीज़ अगर तुम कहीं जाकर किसी पर थोपोगे जबरदस्ती, जब तक कि वो आदमी खुद से एक्सेप्ट ना करे, तो भैया विद्रोह तो हो गई। किसी भी काम में आप देख लो, आज भी देखना डेली लाइफ में, किसी पे कोई चीज़ तुम थोपने लग जाओ तो विद्रोह करेगा ही वो। तो ये सब चीज़ें हुई, जबकि कुछ चीज़ें इनकी अच्छी भी थी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें बेकार ही थी इनकी, ठीक है। चलो, आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण 1857 स्वतंत्रता संग्राम के आर्थिक कारण विद्रोह के क्या थे? ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां थी बहुत सारी, जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ये महलवाड़ी हाल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस की थी। रैयतवाड़ी वही टॉमन अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, ये हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। किसानों का जमकर शोषण किया इन्होंने। आर्थिक इनकी नीतियाँ इस तरह की थी, किसानों का दबा के शोषण करा। उनको जो खाद्यान्न वाली फसल थी उसको उगाने से रोकने लगे, फोर्सफुली उनको वाणिज्यिक फसल उगाने लगे। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। देखो, व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में क्या रखा? आर्थिक लाभ। उन्हें मतलब नहीं था कि किसी में अकाल आओ, किसी की जान निकल जाओ, किसी का घर परिवार के सदस्य मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, बस उनको अपना आर्थिक लाभ से मतलब था। देखो, व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। बस उन्हें आर्थिक लाभ से मतलब था, बाकी किसी का कुछ भी हो, ठीक। देखो क्या हुआ, कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। जो हमारे पहले के पारंपरिक उद्योग थे उन सबको समाप्त कर दिया। जो छोटे छोटे हम हथकरघा जिनको बोलते हैं, वो हम जो करते थे, वो सब इन्होंने समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी में, देखो हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, अत्यंत शोचनीय हो गई, दयनीय हो गई, तथा कृषि के वाणिज्यकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया।
जो पहले से चले आ रहे थे हमारे हथकरघा उद्योग, जो लघु उद्योग थे, उन सबको अंग्रेजों ने इस तरह की नीतियां बनाई, उनको नष्ट कर दिया और कृषि के वाणिज्यकरण पर बल दिया। वाणिज्यकरण का मतलब था कि जिससे कपास, जूट, चाय, कॉफी इस तरह की फसलें उगाओ, खाने पीने वाली खाद्यान्न वाली फसलें नहीं उगाते थे, कम उगने लगी थी, तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा, अकाल पड़ने लगा, तो लोगों में तो भैया आक्रोश पैदा होता ही। इनके विरुद्ध एक बार वही सब चीजें मिल गए, एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में विद्रोह फूट गया। और भी कारण है, और भी देखते हैं चलो। सैन्य कारण थे। सैन्य कारण में क्या था? पहले सेना में जो थे अंग्रेज होते थे 1 और 5 का अनुपात था। देखो सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था, मतलब 5 भारतीय सैनिक थे और 1 अंग्रेज था। देखो ये होता है, अगर तुम मिल के और चालाकी से नहीं रहोगे, एकता में शक्ति का उदाहरण इसमें देख सकते हो आप। देखो 5 भारतीय सैनिक थे और 1 अंग्रेज होता था, उसके बावजूद ही हमें गुलाम बना कर रखा। और इन 5 के साथ ये अकेला ही इतना भेदभाव करता था, और ये 5 के 5 से कुछ बोल नहीं पाते थे। इस साइड लगा सकते हो कि 500 तो भारतीय है, 500 भारतीय और 100 अंग्रेज, वो उनको चला रहे थे। ठीक है, तो ये भी कारण था। चलो, सैन्य सेवा में नस्ले भेदभाव विद्वान थे, नस्ले भेदभाव करते थे कि भाई अगर कोई भारतीय है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सूबेदार के पद पे पहुंच सकता था, बस उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता था। देखो भेदभाव विद्वान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार के पद तक पहुंच सकते थे, और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। हीन भावना, वही उल्टे सीधे काम, छोटे नीच काम, सारे गलत काम उनसे कराए जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा कोई कितना भी योग्य है कहां तक पहुंच सकता था? बस सूबेदार के पद तक। ठीक है, ये सैन्य कारण थे। अब लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ? 1856 में क्या करा गया? 1856 में एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। ये याद रखना, किसी और एग्जाम में भी काम आ सकता है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में, वो डलहौजी के टाइम में। और ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित किया गया था। ये क्या था? हमारे धर्म में पहले मान्यता थी भारतीयों में कि भाई समुद्र पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कोई गए नहीं थे कभी समुद्र पार। अब इसके द्वारा, इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के द्वारा क्या था कि सैनिक कहीं भी किसी भी टाइम हम किसी भी देश से भेज सकते थे, अंग्रेज समुद्र पार भेज सकते थे। देखो, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेजों के आदेश पर निर्भर हो गया। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। अब उन्हें लगने लगा कि भाई हमें तो बाहर भेज, समुद्र के पार जाएंगे। ये देखो, थोड़ा हमारा समाज भी थोड़ा संकुचित था, बहुत कम सोचता था। अब समुद्र के पार जाने से कौन सा धर्म भ्रष्ट हो रहा था ना, कुछ चीजें हमारे भारतीयों की भी गलत थी। तो ये भी विद्रोह की भावना भड़क गई कि भाई अब हमारा धर्म नष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो, एक डाकघर अधिनियम लाया गया, ये भी याद रखना। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, वो डलहौजी के टाइम में, और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कैनिंग के टाइम में। 54 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा, या सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। जो डाक पत्र जारी होता था पहले, उसमें ऐसा नहीं था कि उन्हें डाक स्टाम्प लगाना पड़ता था। अब हमारे सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक थे, उनको स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। अब सैनिकों को लगा ये तो हमारा विशेष जो अधिकार मिले हुए थे उसका हनन है, तो वो भी विद्रोह की भावना उनके मन में जागृत हुई। ठीक है, चलो, ये देखो, ये नोट है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक पील आयोग का गठन किया। याद रखना, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद फौज के नवगठन के लिए अंग्रेजों ने किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का गठन। ऐसा पूछ सकते हैं मैचिंग में, पील आयोग का संबंध, पील आयोग का संबंध सेना के नवगठन से संबंधित कब आया था? ये 1857 में। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने सेना को रेजिमेंटों में बांट दिया। मतलब कब से बीज बोते, देखो इन्होंने कि जाट रेजिमेंट, अरे ये फलाना रेजिमेंट, ये वाली रेजिमेंट, उसमें अंग्रेजों ने हमारी सेना को बांट दिया। देखो, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। खेल गए अंग्रेज, खेल गए, हमें खिला गए, आज तक हम खेल रहे हैं उसमें। अब मांग नहीं उठती कि अभी भी अरे गुज्जर रेजिमेंट होनी चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ सारी रेजिमेंट ही ना हो। अब भारत से है, भारतीय है, सब है, इसमें क्या जात पात ऊंच नीच क्या है? अब सैनिक है तो सैनिक है, सैनिक की तो कोई धर्म जाति होती ही नहीं है। अब पहले आ रहा है भाई, मुझे इतना देखो, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत विद्वान हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भारतीय है तो भारतीय है वो, और भारतीय होने के बाद सैनिक है तो वो सैनिक ही है। उसमें क्या कि ये जात पूत है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये अहीर है, मैं तो नहीं मानता ये चीज। देखो, हाँ, चलो, ये बीज बो के गए थे अंग्रेज, आज तक बीज बोए हुए हैं उनके। ये तात्कालिक कारण, मतलब एक होता है ना कि बहुत दिन से गुस्सा आ रहा होता है किसी पे ना,
कि बहुत सारी चीजें वो ऐसी गलत कर रहा होता है, मगर अचानक से कोई ऐसा एकदम से कोई ट्रिगर हो जाता है कि अब हो गया बस काम, वो हम देखने वाले हैं। तात्कालिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, ये याद रखना, जो जहां भी जो दूसरे कलर से है ना, ब्राउन बेस बंदूक थी पहले जो यूज करते थे सैनिक, के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड, ये आप रॉयल इनफील्ड से याद कर सकते हो, नई रॉयल इनफील्ड या न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इससे लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। क्या हुआ कि जो पहले यूज होती थी हमारे यहाँ बंदूक, अंग्रेज जो सैनिक यूज करते थे, ब्राउन बेस थी वो, ठीक है, लोहे की। उसके बाद उन्होंने नई राइफल इंट्रोड्यूस की, न्यू इनफील्ड राइफल। अब उसके जो थी उसमें जो कारतूस लगता था उसको पहले मुंह से ऊपर से खोलना पड़ता था। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या हुआ फिर। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि भाई कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी का यूज होता है, और गाय सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है, हम दांतों से मुंह से खोल लेंगे। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम था। तो दोनों को ऐसा लगा कि भाई ये तो हमारे भैया धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत, मतलब सोचो, धर्म के नाम पर तो आज भी कितने दंगे और कितना उत्पात पूरी दुनिया में तांडव मचा पड़ा है। उस टाइम भी देखो, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग होने से लोग, सैनिक जो थे हिंदू मुस्लिम दोनों ही भड़क गए। हिंदू मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट कर देगा, नष्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अधिकारियों ने क्या करा, अब सैनिकों ने बोला, विद्रोह मचा, सैनिकों में आपस में बातें चल रही थी कि भाई इस राइफल में जो बंदूकों में हम कारतूस डालते हैं उसको मुंह से खोलते हैं, सुअर और गाय की चर्बी है, खूब बात चल रही है, शिकायत पहुंची अधिकारियों पे। तो अधिकारियों ने क्या करा, उस बात की जांच तो करवाई नहीं कि भाई सही कह रहे हैं सैनिक या गलत कह रहे हैं, जांच नहीं करवाई। जांच बिना कराए उस बात का खंडन कर देना, चलो काम करो अपना, तुम्हें कुछ नहीं पता, गलत, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो। ठीक है, देखो अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में आगे चलकर यह बात सही साबित हुई कि हाँ सही बात है कि गाय और सुअर की चर्बी वास्तव में बुलीच शास्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। ये याद रखना नाम, बुलीच शास्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, चलो। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करना चाह रही है तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। वही मैंने आपको बताया ऊपर, ये सैनिकों को ऐसा लगा। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बस ये था। चलो, अब प्रारंभ कहां से हुआ? 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट, ये याद रखना, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। किसने करी? कब हुआ शुरू? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, किसने करी? 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने, और विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक, याद रखना, मंगल पांडे पहला शहीद था 1857 के विद्रोह का है। उसने सैनिक अधिकारियों, जैसे उसके जो सैनिक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी उसने। विद्रोह करा और अपने दो अधिकारियों, किस किसकी मारी? नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या किसने कर दी? मंगल पांडे ने। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? दो अधिकारी मार दिए उसने अपने। तो 8 अप्रैल 1857 को, 29 मार्च को उसने विद्रोह करके गोली मारी और 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। किस किस को मारा था उसने? सार्जेंट को और लेफ्टिनेंट बाग को। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी की पुस्तकों में मंगल पांडे को फांसी 29 मार्च को दी गई थी, उसमें दी गई है 8 अप्रैल। अब कोई एक मिलेगा आपको, जो भी ऑप्शन होगा वो आप लगा देना। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखो 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कौन था? हेरसे, ऑफिसर हेरसे। ये याद रखना, जो इंपोर्टेंट है बताता चलूंगा मैं, ऑफिसर हेरसे था। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। बैरकपुर से शुरू हो गया था मामला, उसके बाद 10 मई तक यहाँ तक पहुंच गया भाई, मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना के चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया भारतीय सैनिकों ने, एवं अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविट थे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? वहां पे कौन था? बैरकपुर में हेरसे, और मेरठ में कौन है? जनरल हेविट। सैनिक कमांडर कौन थे? मेरठ के जनरल हेविट। ये पूछ सकते हैं कि जब मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का विद्रोह हुआ तो वहां पे कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जनरल हेविट। ठीक है, चलो।
अब हम देखेंगे विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ पे, किस शहर में किसने नेतृत्व किया, किस अंग्रेज अधिकारी ने उसको सप्रेस किया, सप्रेस मतलब दबाया, विद्रोह को दमन किया। ठीक है, चलो। प्रमुख केंद्र है, बहुत जगह हुआ मगर जो इंपोर्टेंट केंद्र है वो सब लिए गए हैं। जब दिल्ली था, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ये नाम मात्र का शासक था, बुढ़ा हो गया था बेचारा, ये क्या नेतृत्व करता, ये तो नाम के लिए था, ये वक्त था, इसके हाथ में थी सारी बागडोर। इसको बहादुर शाह जफर को क्या हुआ था, मेरठ में जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था ना मेरठ में, तो मेरठ में विद्रोह करने के बाद उन्होंने क्या किया, सीधे दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली जाने के बाद क्या बोलने बहादुर शाह से कि हमने तुम्हें सम्राट घोषित कर दिया है, अब तुम हमारे उसका नेतृत्व करो। तो सम्राट भी तैयार हो गया, उसको खाली करने को कह दिया था कि लाल किला खाली कर, निकल यहाँ से, तो वो तैयार था ही पहले से। तो बस इसको बस मेन चेहरा बनाया है इसको, ये बाकी जो सारा कुछ कर रहा था ये बख्त खान कर रहा था। ठीक है, और सबसे पहले दिल्ली पहुंचे बख्त खान इसको नेतृत्व कर रहा था विद्रोह का, और दमन करता कौन थे इसके, जॉन निकोलसन और हडसन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में किसने किया नेतृत्व, बहादुर शाह जफर, बख्त खान, और सप्रेस किसने किया इसको ब्रिटिश में, ब्रिटिश अधिकारियों ने, जॉन निकोलसन और हडसन। फिर हम चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी, और वहां पर दबाया किसने, कैंपबेल ने। किसने, कैंपबेल ने। एक झांसी और ग्वालियर, फिर कानपुर, हाँ फिर कानपुर में कौन थे नेतृत्व करता, नाना साहब तात्या टोपे, नाना साहब तात्या टोपे, और दबाया किसने, कैंपबेल ने। ठीक, फिर आ गया हमारा झांसी और ग्वालियर। झांसी ग्वालियर में किसने क्या नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और दबाया किसने, जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज, ये इंपॉर्टेंट है याद है, जनरल ह्यूरोज, झांसी जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर बिहार में इसके नेतृत्व करते थे कुंवर जगदीश सिंह और अमर सिंह। इनका नाम ज्यादातर आपको यही मिलेगा, कुंवर सिंह, मगर ये भी याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दें। कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बिहार के जगदीशपुर में, और इसको दबाया किसने था, मेजर विलियम टेलर ने और विंसेंट आयर ने। मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर ने, कहाँ पे, जगदीशपुर बिहार। उसका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। अब हम पहुंच गए फैजाबाद। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे नेतृत्व करता, मौलवी अहमदुल्ला, और दबाया किसने था, कैंपबेल। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो कैंपबेल का नाम 3-4 जगह है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि इन 3-4 शहरों में तो कैंपबेल ही था। ठीक है, अब चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में थे लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया था, और दबाया किसने था, कर्नल नील ने। इलाहाबाद किसने दबाया था विद्रोह, कर्नल नील ने। और बनारस में भी कर्नल नील ने ही दबाया था। देखो इलाहाबाद और बनारस आसपास ही हैं, कर्नल नील। कैंपबेल बरेली फैजाबाद कानपुर है ना, और लखनऊ, ये कैंपबेल। तो आप 2-4 बार याद करोगे, इस तरह से याद करना कि भाई इन 4 जगह में तो कैंपबेल था, तो उन चारों को एक जगह लिखना इस तरह से। ठीक है, और बरेली में किसने किया था, खान बहादुर खान, और किसने दबाया, कैंपबेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ किस शहर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और उसको दबाया किस अंग्रेज अधिकारी ने था। ठीक है, चलो कुछ और है हमारे ऊपर इंपोर्टेंट अभी। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। कोटा जो शहर था राजस्थान का, आज भी है, जो IIT कोचिंग के लिए फेमस है, जहाँ आजकल पता नहीं क्या माहौल है, वहाँ बहुत बच्चे डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत शिकायत आ रही है, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ किसने करा था, याद कर रखना आपको, जयदयाल और हरदयाल। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और हरदयाल ने। ठीक है, चलो। असम में किसने किया था, मनीराम दत्त ने। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मनीराम दत्त ने, जिनको बाद में पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, असम मनीराम दत्त। और हमारा है वह उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। कौन बने, सुरेंद्र साई, ऐसा याद रखना बस, सुरेंद्र साई, उड़ीसा। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन से ने कहाँ पे विद्रोह किया, किसने नेतृत्व किया, और किसने उस विद्रोह को दबाया। ठीक, चलो कुछ चीजें और हैं इंपोर्टेंट जो आ सकती हैं। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, तो वहाँ उस समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। झंडा गीत वो किसने लिखा था, अजीमुल्ला। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये आ सकता है सवाल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी, वो किसने की थी, अजीमुल्ला है ना। ठीक, चलो अब ये सवाल भी आया हुआ है,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सजीव वर्णन किसने किया है? देखा अपनी आंखों से, उसने लिखा है। एक पत्रकार था, कौन सा था? माइकल रसेल। ये याद रखना जो बता रहा हूँ, माइकल रसेल पत्रकार था जिसने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया है। सजीव का देखा है उसने अपनी आंखों से, वर्णन किया है उसका, लिखा होगा उसने। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो, हम हारी इसलिए हो गए विद्रोह में, बहुत सारे लोगों ने उन्हीं का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनके परिवार वाले बाप दादा कभी होंगे, इन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। देखो, झांसी की रानी और तात्या टोपे, उन्होंने उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम मदद नहीं करेंगे। अगर खास के ये सारे जमींदार और ये सब जगह से एक साथ सबने साथ दिया होता तो अंग्रेज 1857 में भाग गए होते, 100 साल पहले हमसे, जब 1947 से 100 साल पहले चले गए होते। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। विद्रोह पनपा ही नहीं। सोचो, देखो, बंगाल में, पंजाब में, राजपूताना जो हरियाणा वाला, हरियाणा सॉरी राजस्थान का संलग्न क्षेत्र है, पटियाला पंजाब के पास ही है, जींद राजस्थान वो हरियाणा, हैदराबाद, मद्रास ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनपा ही नहीं। ठीक है, यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की। देखो, अपने ही घर के भेदी लंका ढारे थे। ठीक है, चलो, सबसे ज्यादा जो लोगों ने भाग लिया था ना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, देखो अवध लिख रहा है, 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह से जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा था। अवध की जनता ने इस तरह से भाग लिया था। ठीक है, चलो, ये घटना हुई थी, सती चौरा की घटना संबंधित है उस विद्रोह से, तो मैंने लिया है ये भी। कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया। सती चौरा एक जगह है कानपुर के पास, तो नाना साहब, हाँ मैंने बताया था, नाना साहब वो कर रहे थे वहाँ, तो उन्होंने बोला अंग्रेजों को कि हाँ तुम निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आश्वासन दिया, घेर लिए होंगे अंग्रेज, कुछ अधिकारी, ऐसा था नहीं, मैं बोल नहीं रहा था 5:1 के अनुपात में थे तो कम अंग्रेज, भारतवासी तो बहुत ज्यादा थे, तो उनको घेर लिया हुआ वहाँ। तो घेरने के बाद इन्होंने बोला कि भाई हाँ आराम से निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ठीक, मगर धोखे से उनको मार दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। अपने नाम पर कलंक लगा लिया मार के। ठीक है, बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। बस आपको ये याद रखना है कि सती चौरा घटना क्या है, एक मोटा सा आइडिया, कि नाना साहब ने बोला था कि सती चौरा में अंग्रेजों से चुपचाप कि तुम निकल जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब धोखे से उनको मार दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद उसने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। ठीक, चलो, विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीरगति मिली, किंतु नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। चलो, बस ठीक आ सकता है कि भाई नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग गए थे, नेपाल भाग गए थे। चलिए, अब विद्रोह की असफलता के कारण देखते हैं, क्यों असफल हुआ। मेन कारण देखेंगे बस, है ना, मोटा सा आइडिया। कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदार थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। मैंने आपसे बताया जमींदार लोग, जो शिक्षित लोग थे, वे दूर रहे। ठीक है, विद्रोहियों का संगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल न कर सके। कई जगह तो ऐसा हुआ कि विद्रोह की तारीख तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रही कि उस दिन डेट ये तय हुई थी। ठीक है, और विद्रोह पहले शुरू हो गया, तो मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया आपस में, कि जैसे मान लो 18 तारीख में था कि विद्रोह करना है, तो सब जगह खबर पहुंच गई थी 18 में होगा विद्रोह एक साथ, मगर वो 18 से पहले ही शुरू हो गया, तो उधर वो तैयार नहीं हो पाए, तो अंग्रेजों को अच्छा खासा मौका मिल गया दबाने का। भाई इधर वे तैयार नहीं थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, है ना, किसी ठोस योजना पर अमल न कर सके। ठीक, सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे, तो पंजाब के गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। कहने का मतलब ये था कि भाई पंजाब के सैनिक, अगर मद्रास के सैनिक या बंगाल के सैनिक विद्रोह में साथ दे रहे थे हमारा, तो जो बंगाल के थे, जो पंजाब के थे या दूसरी जगह सैनिक, उसको दबाने में लगे पड़े थे, अपने ही आपस में लड़ रहे थे कि एक आध 2-4 आदमी जो विद्रोह में साथ दे रहे हैं, 4 आदमी दबा रहे हैं, तो भाई कैसे सफल हो जाते। ठीक है, अंग्रेजों के अनुसार विद्रोह की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का न होना था। कोई एक योग्य नेतृत्व वाला आदमी नहीं था। अंग्रेज भी मानते हैं ये बात कि जो विद्रोही थे, कोई योग्य नेतृत्व नहीं था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि वो योग्य नेतृत्व कर सकता था सबका एक साथ, सबको लेकर। इस वजह से भैया हार गए। जॉन लॉरेंस, जिसने विद्रोह भी दबाए हैं, पीछे मैंने दिखाया था आपको, तो यह कहता है यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार गए होते। सही बात है, जॉन लॉरेंस ने बोला। पूछ सकते हैं कि यदि कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार गए होते। किसने बोला? ये जॉन लॉरेंस ने। ठीक,
चलो, महत्व क्या था, अब कुछ तो फायदा हुआ ही होगा, इसका महत्व क्या हुआ, कुछ तो लाभ मिला इसका। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास करा दिया कि भी हार तो गए, मगर वो ये समझ में आ गई भारतीयों को कि मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। अपने अपने हित के बारे में नहीं सोचना, पूरे राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए और सारे वर्ग इसमें होने चाहिए, शिक्षित वर्ग भी, किसान वर्ग भी, आम जनता भी और सैनिक वर्ग भी। केवल सैनिक से हम सफल नहीं हो सकते, ठीक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्र भक्ति के बीच पैदा हो गई। हार तो गए, जगह जगह खूब लोगों को फांसी भी दी गई, गोलियां लगी, कुछ को देश निकाला दिया गया, मगर इसने क्या करा, इस विद्रोह ने हमारे देश के लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना का बीज बो दिया, जो आगे चल के हमें बहुत काम आया, ठीक है। चलो, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, असफल तो मानेंगे भाई, किसी काम का कोई निर्णय नहीं निकला तो असफल ही माना जाएगा वो, हाँ, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। दूरगामी परिणाम मैंने बोला ना, राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी, बहुत से लोग एकजुट हो गए, समझ में आ गई कि हम केवल सैन्य कार्यवाही से नहीं जीत सकते, सभी वर्गों का एक साथ होना जरूरी है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया, अब मुगल साम्राज्य खत्म, मुगलों का दरवाजा सदा के लिए बंद, सब अंग्रेजों के अंडर, ठीक। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। जो कंपनी शासन करती थी तो ब्रिटिश जो क्राउन था, जो राजा था, उसके अधीन ही काम करती थी। पहले क्या था, क्राउन ने बोल रखा था कंपनी से कि भाई तू सारा सब कुछ देख, शासन वासन जो भी चल रहा है वहाँ पर, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मगर इस विद्रोह के बाद क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार छीन लिए। ये सवाल बन सकता है कि किस विद्रोह के बाद, कब छीनने थे भाई क्राउन ने ब्रिटिश कंपनी से अधिकार करने के हमारे भारत में शासन, 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक। अब ये था, एक उद्घोषणा थी, ये पढ़ी गई थी। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। ये पूछते हैं कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद में किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने, या महारानी विक्टोरिया की घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़ा था, इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। क्या थी घोषणा, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। वो मैं आपको बता रहा था, अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब सीधे राजा देखेगा और अपना एक कोई आदमी भेजेगा, सचिव वचिव, वो सीधे ब्रिटेन की संसद के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ये काम हो गया। उद्घोषणा किसने पढ़ी थी, ये याद रखना बस, ये उद्घोषणा किसने पढ़ी थी, लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पढ़ी थी, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। कब पढ़ी थी, 1 नवंबर 1858 को। चलिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इन सदस्यों की संख्या 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। कितने सदस्य की वो बनाई गई, 15। 7 कौन चुन रहा था, 8 कौन चुन रहा था, ब्रिटिश सरकार, और 7 कौन चुन रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 आया था, जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 7 चुनेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 8 चुनेगा कौन, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट, देखो मैंने बोला था ना, एक सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी ना मंत्रियों की बड़ी, उसका सदस्य होता था, वो कैबिनेट का ही सदस्य होता था, और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब ये सवाल बनता है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाता, किस अधिनियम के बाद कहते थे, 1858 के अधिनियम के तहत क्या कहा जाने लगा, भारत के वायसराय, वो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहे जाने लगा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय थे, इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या करा भैया, अब किल्ली निकल गई, 5:1 का अनुपात है। अब ये कभी भी दोबारा से भड़क सकते हैं लोग, अब 5 तो 1 पे भारी पड़ेंगे ही, है ना। इस बार कुछ गलती करके, हो सके अगली बार गलती ना करें, है ना। तो उन्होंने क्या करा, सेना का पुनर्गठन किया कि दोबारा सेना बनाओ। और जो हमारे भारतीय लोग थे उनको तोप खानों से हटा लिया गया, तोप खाना नहीं देना कि तोप से पता लगा उड़ाते चले गए, तोप खानों से हटा दिया गया। सेना की में इसमें अनुपात को चेंज कर दिया गया, अब 5:3 का अनुपात, यानी 2 का अनुपात, वो मुझे सही से याद नहीं है, वो कर दिया गया, ठीक है। मतलब बढ़ा दी गई संख्या, मोटा सा आपको याद है, पूछा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अनुपात बढ़ा दिया गया।
देखो तोप खाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में सौंप दिया गया, डर गए कि अब तोप खाना नहीं देना इनको। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत। क्या हुआ, अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भाई अब ये विद्रोह भड़क गया, अब इस बार तो हम बच गए, हो सके सारा अब हो सके अब की बार दोबारा से ये सारे मिलकर कर दें। तो क्या करना चाहिए, हमें इनकी संख्या कम करनी चाहिए, और महत्वपूर्ण जो पद थे जैसे तोपखाना हो गया या किसी का कमांडर बना रखा था, उन सबको वहाँ से हटा दिया गया। केवल यूरोपीय जो सैनिक थे उनको तोपखाने वगैरह दिए गए, ठीक है, कि जिससे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। अब हम देखेंगे इतिहासकारों के मत, क्या क्या बोला इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्या क्या बोला, ठीक है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। भाई ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का जो भारतीय थे उनका एक युद्ध था ईसाइयों के विरुद्ध। ये किसने बोला था, LER रीज ने, LER रीज, ये इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो आसान लगेगा, LER रीज ने, याद रखना ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, LER रीज, ठीक। हाँ देखो आसान हो गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, ये बोला किसने, बेंजामिन डिज़रेली। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, किसने बोला, ये बेंजामिन डिज़रेली, ठीक है। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला, RC मंजूमदार, ये हमारे देश के हैं, पता नहीं कलाकार ऐसा क्यों बोल गए। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, ये चलो मैं मानता हूँ प्रथम तो नहीं था मगर बड़े स्तर पर प्रथम था, और न ही राष्ट्रीय था। अब राष्ट्रीय हाँ सब जगह नहीं फैला, चलो मानते ये भी नहीं था, और यह नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, ये थोड़ा सा मिस्टेक लगता है। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, हाँ राष्ट्रीय नहीं था, प्रथम भी नहीं था, उससे पहले भी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। कौन सा, किसने बोला, ये RC मंजूमदार ने। चलो यह पूर्णतया देशभक्ति रहित ओहो और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। ये किसने बोला, सीले। सिपाही क्या स्वार्थी थे बेचारे, सीले ने बोला है यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। ये किसने बोला है, सीले ने। चलो यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ये किसने बोला, जॉन लॉरेंस। ये कुछ हद तक ठीक है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस ने ऐसा बोला है, ठीक। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, TR होम्स। तुम्हें कहीं डूबने को जगह नहीं मिली क्या, कैसा बोला इसने, यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। ओह मतलब अपने कैसा, वो अंग्रेज है ना, उसी तरह की बात करेंगे। ये सभ्यता और बर्बरता, अबे तुम्हारे आने से पहले तो हम बहुत धन धान्य से भरपूर थे, तुम्हारे आने के बाद ही हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, और आज देखो इंग्लैंड उसी कंडीशन में आ गया तुम्हारा, उसी में, और आज हम देखो उससे आगे चले गए। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, TR होम्स, ठीक। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, सही बात, BD सावरकर, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, BD सावरकर। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुस्लिमों का षड्यंत्र था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुस्लिमों का षड्यंत्र था। आउटरम व W टेलर जोन्स, आउटरम व W टेलर जेम्स, इनको आप पढ़ना है तो 4 बार, नाम इनके अंग्रेज अजीब से है मगर ये पूछ सकते हैं कि इस विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा, ठीक है। अब हम देखें कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी इससे संबंधित, इंपॉर्टेंट है ये। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक कौन कौन से हैं, देखो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखिए BD सावरकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 BD सावरकर, ठीक। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स, एरिक थॉमस स्टोक, द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स, ठीक। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, ये इंपॉर्टेंट है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, ठीक। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मंजूमदार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, जहां भी तुम्हें ये इंडियन नाम दिख रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, ये कौन थे, शशि भूषण चौधरी, ठीक है, चौधरी साहब थे, तो ये देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, जॉन विलियम काय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
एंजल्स, ठीक है। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, ए सोशल एनालिसिस, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, ए सोशल एनालिसिस, HP चट्टोपाध्याय, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट देखो ये वाला 1857, ओनली 1857, SN सेन। देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, मगर आपको जो जो बताए हैं ये ज़्यादा ध्यान से देखने हैं, ठीक है। चलिए देख लिया हमने इनको। तो हमारे जो 1857 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आज डिस्कस करे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। और जो सारणी मैंने आपको बताई है दो सारणी, इन सारणी को ध्यान से देखना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, या तो हमारा होगा राजपूत काल से संबंधित, या फिर हमारा सल्तनत काल। सल्तनत काल में काफ़ी सारे राजा हैं, वे मतलब सुल्तान हैं, तो एक दिन में तो वो होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनको दो पार्ट में या 3 पार्ट में उसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, एक वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, हम इसके बाद वो कवर करेंगे, ठीक है। तो कल देखते हैं, जो भी क्लास होगी हम आपको पहले से बता देंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और कुछ अगर आपको बताना है, कुछ क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।